बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नुक्ता गुफ्तगू इंसान के अज़वाजी ताल्लुकात हैं, जो कि इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में फरमाता है कि जना के करीब बिल्कुल मत जाओ, और कई और आयात में भी जना से रोका गया है। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जना एक कर्ज है, उसको लौटाना होगा। तो ये जना है क्या? पहले तो आप इसको जना को समझिए। देखो, ये लेक्चर आपको शायद वगलर लगे, लेकिन ये ज़रूरत है। आज मैं उस पूरे को स्केच करने वाला हूँ। जना ये है कि किसी की मर्जी के बगैर उसके जिस्म को इस्तेमाल करना, एक जो मैं समझता हूँ। अब कुछ मसालिक में जना बिल मर्जी भी शामिल है, ये है मसलक में। उसका मतलब ये है कि पैसों से फिजिकली रिलेशन बनाना, ठीक है, ये होता है बिल राजी। जना की तीसरी है स्टाइल खुद लज्जती। चौथी टाइप है हम जीन्स परस्ती। 4 टाइप्स हो गई। क्लियर हो गई सारी टाइप्स क्लियर हो गए? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ इस्लाम ने आपको, पहले मैं इस्लाम को फवाइद दिखा दूंगा, इस्लाम ने कितना आपको रास्ता दिया हुआ। अच्छा, यहाँ एक क्लियर एक पॉइंट लगाता हुआ जाऊँ कि आज आपकी मुश्किलात और परेशानियों की वजह भी आपका निकाह ना होना है। मैं क्लियर कह रहा हूँ। कोई औरत अगर परेशानी है तो उसको निकाह ना होने की वजह ही परेशानी। निकाह क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा। इस्लाम ने निकाह 2 तरह के दे दिया। एक निकाह कायमी, हमेशा कायम रहता है, तो टूटता नहीं है, तलाक के बाद ही टूटता है। दूसरा होता है निकाह मुता, यह है अहले तशरीफ के पास। निकाह मसियार, यह है अहले सुन्नत के पास। नाम अलग है, काम एक ही है। नाम अलग है, काम एक ही है। इसमें यह है कि आप कोई औरत किसी मर्द को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अपना शौहर तस्लीम करें। ये मैंने पहले भी लेक्चर में मैंने इसमें डिस्कस की थी कि जदीद दौर की ज़रूरत है ये। अच्छा, तो निकाह करता क्या है निकाह का? अच्छा, एक तो फिजिकल सपोर्ट है, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट का फायदा ये है कि आपको सुकून मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि मुकम्मल हकूक अदा किए जाए। आप साथ बैठे, हाथ पकड़ लिया, आप रिलैक्स हो गए। आपने एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ होकर बात कर ली, आप रिलैक्स हो गए। क्योंकि ये निकाह क्या करता है, आपको एक जहनी बंदिश में कर देता है, आपको सिखाता है जिंदगी कैसे गुजारो। कोई औरत है, अगर वो निकाह में बंधी हुई तो उसको अपने शौहर को समझना पड़ता है, शौहर के मुताबिक चलना पड़ता है। यह है निकाह। अरे बात समझ। और शौहर को अपने बीवी का ख्याल रखना पड़ता है, यह है निकाह। यानी कि जिम्मेदारी समझना आ जाती है। आ गई, ये निकाह है। अब निकाह का अच्छा, हमारे इस दौर में, मैं ये मेरे पुराने लेक्चर्स के पॉइंट्स हैं, मैं क्योंकि इस लेक्चर का ताल्लुक उसी लेक्चर से, इसलिए मैं ये सारे रिपीट कर रहा हूँ। हमारे इस दौर में निकाह सबसे मुश्किल बना दिया गया, जना सबसे आसान बना दिया गया। यही सबसे गलीब बात। अगर कोई औरत बिना निकाह के, अच्छा एक चीज और बता दो, अगर ये कोई तलाकी याफ्ता या शौहर छोड़ कर बैठी हो, उसके ऊपर ज्यादा परेशानियां आती हैं बमुकाबिल दूसरी औरतों। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सपोर्टर नहीं है। ये एक बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, आप कहोगे कि भाई हम कैसे मान लें? भाई फिर काबे की क्या जरूरत है? अल्लाह तो हर तरफ है। हाँ, काबे की क्या जरूरत है भाई? क्यों अल्लाह ने एक सिमत बताई, इसी तरफ सजदा करो? कह देता जिस तरफ दिल करो मैं ही में हूं, और वाकई में उसकी जात के सिवा कुछ भी नहीं है। एक सिमत बताकर अल्लाह ने आपको बताया कि आप नफ्सियाती तौर पर किसी सिमत की तरफ मुतवज्जा रहने चाहते हो। क्लियर हो गई?
अच्छा, मैंने एक जुमला कहा इबादत, तो आपके दिमाग में आ गया काबा, आ गया ना काबा। मैंने कहा नमाज, इबादत, आ गया काबा। ठीक, अब मैं अगला जुमला कहूंगा, आपके दिमाग में तवज्जो बदल जाएगी। मैंने कहा दुरूद, आ गया सब्ज गुंबद, हाँ आ गया सरकार की जालियां, सरकार की शख्सियत आ गई, शख्सियत नहीं उनका इसमें मुबारक आ गया। ये हो गई हमारी दूसरी सिमत। पहली है हमारी इबादत, दूसरा है हमारा इश्क। ठीक, आ गई। अब मैंने कहा परेशानियां, आ गया अली, ये है हमारा साथी, दोस्त, सपोर्टर। तीन सिमतें हो गई। अच्छा, आप अब जब भी इबादत करना चाहते हो, देता अल्लाह है भाई, किसी को कोई नहीं दे सकता। अल्लाह की मर्जी ना हो, मैंने कल की आयत में डिस्कस कर ली थी, क्या सरकार कह रहे हैं अगर मुझे अल्लाह ना करता मैं कुछ भी नहीं करता, ये क्लियर हो गई। अब इसमें कोई दोहराई बात नहीं है कि मैं एक बात जो समझाना चाह रहा हूँ, ये उसी में, ये कहीं भी ना समझे मैं तौहीद की मुखालफत कर रहा हूँ। आपको मुश्किल आ गई, परेशानी है कि मौला अली के वास्ते या अल्लाह, या अली सरकार मेरी सिफारिश कर दीजिए। यार अब सिफारिश कैसे होगी, आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे अगर ये अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि उसकी सिफारिश नहीं चलती, तो मैंने उनका अगर ये किसी की सिफारिश उसके पास नहीं चलती, फिर सरकार पूरी जिंदगी की या हबली उम्मती क्यों कहते रहे, मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या मेरे सरकार को मालूम नहीं था कि जानी, कातिल, गंदे लोग भी मेरी उम्मत में होंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कहा, ये अगली उम्मती का। क्लियर हो गया? अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको किसी सिमत में सोचना लाजमी है। तो एक बीवी के दिमाग में एक ही सिमत होनी चाहिए, वो उसका शौहर है। बेशुमार केसेस स्टडीज करने के, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, कि किसी औरत के दिमाग में आ जाता है ना ये मेरा शौहर है, इसलिए ये निकाह के दो टेम्पर रखे गए ताकि आपके दिमाग को सपोर्ट मिल जाए, आपकी शख्सियत को एक सपोर्ट मिल जाए। मैं एक चीज पूछता हूं बारा, एक हस्बैंड वाइफ के हकूक का ड्यूरेशन टाइम कितना होता है? 5 से आधा घंटा, यही होता है ना। आप एक किसी के हकूक अदा करोगे, कुछ सीनियर यहाँ बैठे हुए, कुछ अनसीनियर हैं, इंशाल्लाह जल्दी सीनियर हो जाएंगे वो, ये जानते हैं कि आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा है ना, ये आधा घंटा। तो बाकी टाइम, अच्छा 24 घंटे में आधा घंटा काट दो, बाकी 23.5 घंटे आपको सपोर्ट होती है ना। हाँ, यही सपोर्ट निकाह है, ये आपको मजबूत बनाती है, ये आपके अंदर ताकत पैदा करती है, ये आपके अंदर अपने टारगेट को हिट करने की ताकत पैदा करती है, यही चीज है। और इसी का उलट है जना, इसी का उलट है जना। अरे बात समझ। अब ये जना क्यों? जना इंसान की तबाही का नाम है। आज आप करोगे, कल आपके घर तक जरूर आएगा भाई, मैं ये कह रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं, मैंने आजमाया है, सीरियस आजमाया है। मैंने बड़ी रिसर्च की है इस लेक्चर पे, बहुत ही रिसर्च की है। आपको पता है कि ये जो पोर्न स्टार होती हैं, जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इनकी एज कितनी होती है यह पता है आपको? 28 to 32 में मर जाते हैं ये लोग। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लंबी रिसर्च करने के बाद इत्तफाकिया तौर पर कोई 35-25 पे पहुंचता है, यानी कि 40 तक 50 तक इत्तफाकिया तौर पर पहुंच जाए, ज्यादातर मर जाते हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं होती। भाई आपकी नफ्सियात को, आपके दिमाग को किसी की सपोर्ट की जरूरत है। इसके मैंने एक दलील दे दिया कि काबे की जरूरत क्यों है, ताकि आपके दिमाग को सपोर्ट मिले कि मैं इस तरफ हूं। जब दुरूद पढ़ रहे होते सब उम्मत दिमाग में घूम रहा होता है, सपोर्ट। एक बच्चा होता है ना, जब उसको डर लगता है ना, तो वो माँ की गोद में आके छुपता है, क्या वो डर खत्म हो जाता है? डर खत्म नहीं होता, सपोर्ट मिल जाती है। तो यार खुदारा इस सपोर्ट को
खत्म ना करो, आसान करो, निकाह करो। कोई मुश्किल नहीं है निकाह, ये निकाह हमने मुश्किल बनाया हुआ है भाई। टोटल निकाह इस्लाम की नज़र में शादी का खर्चा कितना है ये पता है आपको? सिर्फ हक में है। अब ये जो आप मेहंदियाँ और ढोलकियाँ और पोलकियाँ बली में अभी नहीं है, सुन्नत है, फर्ज नहीं है भाई। फर्ज सिर्फ आप पर हक में है। कोई औरत आपको निकाह के कहती है, आप सिर्फ उसको हक में कह के अपने निकाह में ले सकते हैं। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, मुश्किल बनाते चले गए। पहली मिसाल दे रहा हूँ, पूरन स्टार सबसे मशहूर और मारूफ जिसका नाम था नताशा, ठीक है, इतनी बड़ी स्टार थी कि उसका कोई कमाल नहीं था। आ रही बात समझ? इतनी हिट स्टार थी। आपको पता है वो मरी कैसे? उसके पूरे जिस्म पे फोड़े निकल आए और इतनी बदबू हो गई थी उन फोड़ों में कि डॉक्टर्स ने एक्सक्यूज कर लिया था, हम इसके करीब नहीं खड़े हो सकते। लाश दफनाने के लिए तैयार नहीं थे भाई। जंगल में फेंकी गई थी लाश। आप ये जो ना ग्लैमरलाइजेशन देखते हो भाई, ग्लैमरलाइजेशन का दूसरा चेहरा भी देख लो। ये जो अधड़ कपड़े, मुझसे किसी ने कहा इसमें क्या खराबी है? मैंने कहा जिस्म का नूर खत्म हो जाता है। आपकी जिस्म सेंसिटिव है, हसास है, फील करता है, और जब मुसलसल नंगा रहता है उसकी फीलिंग्स वीक हो जाती हैं। आपको वो चीज मजा देगी नहीं। जो चीज का आप हक रखते हो वो आपसे हक छीन लिया जाएगा। मिसाल ले दूं आसान से। अभी आज आप अपने हाथों को फील कर लें, चंद दिन आप ईंटों को उठाते रहें, आपके हाथों की फीलिंग खत्म हो जाएगी। फील खत्म हो गया ना, टेस्ट खत्म हो गया ना हाथों में से। उसी तरह आपका जिस्म अगर ये मुसलसल लोग देखेंगे उसमें से टेस्ट उसके मजा खत्म हो जाएगा, ना आपके लिए भी और दूसरे के भी लिए। इसीलिए एक्टर्स की अक्सर शादियां नाकाम हो जाती हैं। उड़ा के देख ले भाई, रीना रॉय इंडियन हिट एक्ट्रेस, आपको पता है वो बीवी किसकी थी? कह रहा हूं भाई, वो जिम्मेदारी के थी आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन की। लव मैरिज थी। आज भी वो इंडिया में है या पाकिस्तान में तलाक हो गई। एक लंबी लिस्ट है, एक नहीं लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपके जिस्म की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। आप अपनी कुव्वतों को, अपनी वो जो आपके अल्लाह ने दी हुई है सब सेंसर मार देते हैं आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो दिखाया जाता है ना फिल्म में, मैं आगे भी बात करूंगा, ये भाई मैंने एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं उसकी बेइज्जती अब नहीं करना चाहता। ऑफ द रिकॉर्ड सुन लेना वो कौन है। वो बताती है मुझे कि आप फिल्म जो 20 मिनट की देखते हैं ये 8 घंटे में बनती है। आप वो 20 मिनट देखकर सोचते हैं कि हम भी यही कुछ, बड़ा इम्पॉसिबल चीजें हैं। ये बाकायदा मेडिसिन खिलाकर कई कई दफा का प्रैक्टिस होती है जिसका टुकड़े जोड़ जोड़ कर एक 20 मिनट की फिल्म बनाई जाती है ताकि लोगों के दिमाग को बागी कर दिया जाए। यार क्या हो गया है यार, क्यों नहीं समझ रहे? आपको ग्लैमर चाहिए भाई, ग्लैमर कौन सा चाहिए, कौन सा ब्रांड, कौन सा ग्लैमर? क्यों खुद को तबाह कर रहे हो? कोई ग्लैमर नहीं है इसमें। मैंने एक को कहा, मैंने कहा शोहरत मिल गई तो क्या होगा?
टिकटॉक स्टार है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अब तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे बड़ा नाम ही हूँ। उसकी मैं वीडियो आज देख रहा था, उसने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, जो मुझे सेंड की थी कि आपके लिए सर। मैंने उसे मशवरा दिया था, वो औरतों के खिलाफ बात कर रही थी और बिल्कुल प्योर बंदी है। मैंने उसको कहा कि साईं ऐसा मत करो, कहीं औरतें आपकी मुखालिफ ना हो जाए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, बोला साईं ये औरतें मेरी मुखालिफ होंगी जिनको अपना नहीं पता। मेरा नीचे मैसेज लगाया हुआ है कि मैं इसको जवाब दे रही हूँ कि वो मेरी कितनी केयर कर रहा है। मैंने कहा उसमें कि आपके खिलाफ जलूस निकालेंगे, आपकी तजलील करेंगे। सच कह रही, बोले भाई इनकी औकात है क्या मेरे सामने खड़ी हो? क्योंकि वो अपने किरदार में मजबूत है, एक्टर है टीवी की। और अगर उस समय मैं उसकी वीडियो में कमेंट ना करूँ ना तो मुझे SMS पर्सनल करती है, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी क्या? आज तो आपने मैसेज भी नहीं किया। तो मैं काफ़ी अर्से से नहीं जा रहा हूँ, तो पता नहीं कितने होंगे, मैंने टच ही नहीं किया है। दूसरी शख्सियत जॉर्ज हिल, मर्द था, डाटा था, सीधी। एक दिन उठा, उसकी कमर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कुछ अर्सा रेस्ट कर। भाई पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बायोग्राफी से पढ़कर कह रहा हूँ और पूरे प्रूफ हासिल करने के बाद। चंद दिन के बाद वो दर्द पूरे जिस्म में फैल गया। डॉक्टर्स ने जब उसका अल्ट्रासाउंड और MIR वगैरह 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 किया तो बिच्छू टाइप के कीड़े उसके जिस्म में घूमते फिर रहे थे, जैसे कोई बाग में घूम रहे हो। और आखिर तंग आकर जॉर्ज हिल ने खुदकशी कर ली। ये भाई ग्लैमर है। क्या कह रहा है कुरान? जना के मौला क्या कहते हैं? जना के करीब मत जाओ। सॉरी, आयत के लिए जना के करीब मत जाओ। मौला क्या कहते हैं? जना एक कर्ज है, अदा हो रहा है। अच्छा यहाँ होता तो मैं कहता कि यार चलो ठीक है। मिनर्वा वाइट अपनी दौर की हसीन तरीन खातून, जिसकी सिर्फ एक तस्वीर कई डॉलर्स में बिकती थी, वो भी पूर्ण स्टार थी। आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? तो उसको हड्डियों से गोश्त, हड्डियां अलग गोश्त अलग हो गया। जिस्म पड़ा हुआ है, हड्डियां अलग गोश्त अलग। जैसे आपकी हड्डी के साथ गोश्त चिपका हुआ है, उसकी जिस्म को हड्डी ने छोड़ दिया। और डॉक्टरों को कहती थी मुझे जहर का इंजेक्शन लगाओ, एंड करो मेरा। मिनरल वाइट नाम है उसका। मैं कह रहा हूं जाके सर्च करके स्टडी कर लीजिएगा। मैं हवा में फायर नहीं मारता, बहुत सोच समझ कर तैयारी करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको आगे समझाने में आसानी होगी कि भाई जो चीज़ें आप समझ रहे हो आपको ग्लैमर दे रही हैं, आपको इज्जत नहीं। हर औरत के लिए शौहर ज़रूरी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं एक शख्सियत का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, वो मेरे क्योंकि बहुत क्लोज रही हैं। आखिरी टाइम में उन्होंने सिर्फ एक जुमला मुझे कहा, काश मैं शादी कर लेती। शौहर इतनी बड़ी नेमत है। अब यहाँ मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी नेमत नहीं है। बाज़ औक़ात मेरे जुमले को तोड़ दिया जाता है, मैं भाई नहीं ये कह रहा हूँ, वो है, बिल्कुल है। जैसे शौहर के लिए बीवी नेमत है, बीवी के लिए शौहर नेमत है। यह आपके जहन को सपोर्ट देता है, सुकून देता है। उसके बाद है बेला प्लेज नाम है, सॉरी बेला प्लेज, ठीक। 2016 में 17 फिल्मों के बाद उसको आदत हो गई अपनी गिलाज़त खाने की। अब यार मैं इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, कई लड़कियां भी सुनती है इस लेक्चर को। और उसका जिस्म आस्ते आस्ते अकड़ना शुरू हो गया, यानी कि हड्डियों के अंदर जो लचक होती है, मूवमेंट होती है, वो ख़त्म हो गई। यानी कि जिंदा है लेकिन मुर्दा है। जैसे मुर्दे का जिस्म अकड़ जाता है, वैसे उसका जिस्म अकड़ गया। यहां तक कि उसको गर्दन अपनी मूव नहीं होती थी। यार आप सिर्फ ग्लैमर देख रहे हो। एक फिल्म है लावारिस, अमिताभ बच्चन की, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, इसकी हीरोइन
की स्टोरी जाके पढ़ लीजिए, जाके पढ़ लीजिए भाई। कैंसर के मर्ज में अपने फ्लैट में तनाई की जिंदगी में मर गई रोते रोते। 3 दिन के बाद लोगों को पता चला कि मर गई है। ग्लैमर बाबा, उससे हिट हीरोइन नहीं, जाके देखो आज भी कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए, आपको दोजख के जाल में फंसाने के लिए ये साजिश रचाई गई है। खूबसूरत जाल, ग्लैमरलाइजेशन का खूबसूरत जाल आप पर फेंक गया है, आपका दिमाग उसमें माउफ हो गया है। कौन सा है, एक मुझे गाना याद आ रहा है, कई फिल्में भी उसकी बनी है, वो अच्छा एक्टर है, क्या नाम है उसका, गाना बहुत मशहूर है, वो जो मोहब्बत है ये उनका काम, जो लुट जाए मर जाए। इसमें जो एक्टिंग करता हुआ बंदा है, आपको पता है ये किसका शोर था? डिम्पल कबाड़िया का। शोहरत की बुलंदी पे जाकर इसने डिम्पल कबाड़िया को छोड़ दिया था। आखिरी सांसों में कैंसर का मरीज था, तड़प रहा था, इसने डिम्पल कबाड़िया को फोन किया, ऑन द रिकॉर्ड है बात, कि मेरी इतनी सपोर्ट कर के मौत तक मेरी साथ। मैं डिम्पल कबाड़िया की इसलिए आज भी इज्जत से, वो गई है और उतने दिनों तक उसकी खिदमत की है। जब वो मरा है उसको दफन कर कर आई है, तो लोगों ने कहा कि तू तो उसकी बीवी नहीं थी। बोला मैं बीवी नहीं थी, इंसान जरूर थी। भाई आप इनके बड़े बड़े स्टार्स के हालात तो जाके देखो। ये शोहरत मिलने के बाद क्या होगा? अच्छा, शोहरत मिलने के बाद क्या होगा, कभी सोचा आपने? शोहरत मिलने के बाद क्या होगा, कभी सोचा आप? तना हो जाता है बंदा, अकेला हो जाता है, बाहर आप नहीं खड़े हो सकते, लोग आके चिपक जाएंगे, आपकी प्राइवेसी खत्म। कमरे में अकेले तना बैठे हो तो ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकले आपकी प्राइवेसी खत्म। हाँ, ये अजाब है, शोहरत नहीं अजाब है। और हम बड़े खुशी खुशी से ये अजाब ले लेते हैं। अगली थी अंबर 9। ये जो जानवरों के साथ जो एक्टर दिखाई जाती है, घोड़े के साथ स्पेशली लगड़म शगड़म डिंग डोंग करते हुए, ये वो खातून है। आपको पता है इनकी डेथ कैसे हुई थी? ये घोड़े के साथ डिंग डोंग करने के बाद घोड़े पे बैठी, अपना उसका एक चहीता घोड़ा था, और बड़े फखराना तौर पर बाहर निकली, घोड़ा भुदक किया, नीचे गिरी, जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई, क्योंकि उसका पांव फंस गया था रकाब में, घोड़ा दौड़ता रहा मस्ती में, सारी जिस्म की हड्डियां टूट गई। और उसके बाद उसने एक तकलीफ दे तरी जिंदगी गुजारी। उसके सारे जख्म ऐसे बिगड़ गए थे कि जिसमें से इतने बड़े कीड़े निकलते थे कि जितने बड़े कीड़े वो इंसान सोच नहीं सकता, सोच नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उतने बड़े कीड़े जितने उन्होंने मुझे दिखाया, फुटेज मैंने वो देखी, सोच नहीं सकता। ये जना है भाई, मैंने एक मर्द भी बता दिया है। और व्यक्तियों के अब टाइम नहीं था, मैंने ज्यादातर रिसर्च जो पॉइंट्स हुए वो। अगला कॉलर एमी, अपनी दौर की इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी एक्टर थी कि इसका कोई एक सिर्फ टच के हजारों रुपए लेती थी, हजारों डॉलर लेती थी। आपको पता है क्या हुआ इसके? इसकी सबसे पहले आंखें सड़ गई, आंखें सड़ गई, मारा डेथ हो गई आंखों में। आंखें इंसान के मरने के आधे घंटे तक जिंदा रहती हैं। आंखें इंसान के मरने के बाद, अभी अगर ये कोई बंदा मर जाए, आधे घंटे तक उसकी आंखें जिंदा रहती हैं। ऑपरेशन करके वो आंखें निकाल कर किसी और में लगाओ तो काम करना फिर शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखें जिंदगी में मर गई, उसमें कीड़े पड़ गए आंखों में।
यहाँ तक कि अगर ये उसका पानी का एक कतरा उतारा जाता था, वो पानी का एक कतरा उसको ऐसे लगता था जैसे किसी ने आग उतार दी हो। मैं जब ये जुमला पढ़ रहा था ना, बड़ा हैरान था, मैं बड़ा हैरान था कि वो जुमला लिखा हुआ था एक पानी का कतरा, मेडिकल हिस्ट्री में उस पर लिखा हुआ था, एक कतरा उसको पिलाया जाता था ना तो वो तड़प उठती थी। तो मेरे दिमाग में आ गई बात, कुरान पाक ने क्या कहा, पानी ही जिंदगी है, मुर्दों को पानी तकलीफ ही देगा। मैंने कहा क्या कमाल मेरे कुरान ने एक बात की, पानी जिंदगी। भाई मैं इसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है एक बूंद पानी की गले से उतरती नहीं थी, टैबलेट कैसे खिलाए, इतना जिस्म खराब हो चुका था। डेथ के बाद क्या हुआ, लाश जंगल में फेंकी गई ताकि जानवर खा लें, खत्म हो जाए। ये है भाई ग्लैमर। कैंडी हिल अपनी दौर की इतनी बड़ी स्टार के उसके पाए का कोई स्टार नहीं था। 22 से 25 साल की उम्र के दरमियान गिर गई। कहा जाता है कि उसके जिस्म से कीड़े निकलते थे, कीड़े इतने लंबे होते थे कि उसका मुंह निकल जाता था और बाकी जिस्म उसके जिस्म से निकल रहा होता था तो उसको दर्द होता था। तो डॉक्टर क्या करते थे, एक पंचर उन्होंने दिया हुआ, तो कीड़ों को मारते थे कि वापस अंदर जिस्म में जाए, उसको तकलीफ कम हो। कीड़े निकल रहा है, हाँ सीरियस कह रहा हूं। पाकिस्तानी डॉक्टर का एक का बताया हुआ था, पूरा वाकया उसने बताया, दोस्तों ने किसी ने छुप कर रिकॉर्ड किया, मेरे पास वीडियो थी, मुझसे डिलीट हो गई। वो कह रहा कि मेरे पास एक केस आया, एक बंदा आया बेहोश पड़ा हुआ था, हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की। तो हमने हॉस्पिटल में एक रेगुलर कानून बनाया हुआ था कि सुबह के टाइम सूरह रहमान चलना शुरू हो जाती थी, 2-2.5 घंटे तक मुसलसल सूरह रहमान चलती थी, ठीक है। उसमें उसने कीड़े भी दिखाए हैं। अब मुझे वीडियो याद नहीं आ रही है, मैंने कहाँ की है, वैन में चल रही है कहीं ना कहीं, तो मैंने रखी हो, ज़ाया तो नहीं की होगी, लेकिन हो सकता है हो गई हो। बोला जैसे ही सूरह रहमान चलती थी उसके कान और नाक से कीड़े निकलना शुरू हो जाते थे, उसके नाक और कान से कीड़े निकलना शुरू हो जाते। बोला कि हमारी एक ईसाई नर्स थी, उसने इस चीज़ को स्टडी किया, उसने आकर मुझे बताया कि जैसे सूरह रहमान ये जो आप प्रे करते हो, उसने प्रे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसके इधर से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। कहा कि मैंने उसकी बीवी को बुलाई, ज़रा आई, कहा कि ये कौन है, कहा कि ये थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट है, बोला क्या करता है, कहा कि ये थेरेपी के दौरान कई औरतों के साथ आ रही है बात समझ। मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहता ना, थोड़े से इशारे क्लियर हो गया। तो अब उसको उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसको मशवरा दिया कि भाई बराए मेहरबानी तू उसकी तरफ से इस्तग़फ़ार कर। बोला फिर एक मौलवी साहब, एक हमारा एक अमलियात जानने वाला बंदा था, हमने उससे पूछा भाई इसका हल क्या है। उसने कहा कि कोई से आबे ज़मज़म मुझे प्योर हाथ कर दो तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। मैं फार्मूला भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। उसमें सूरह यासीन पढ़ी जाएगी मुबीन टू मुबीन। मुबीन टू मुबीन का मतलब ये होता है पहले पढ़कर मुबीन पे आओ तो फिर वापस से शुरू करो, फिर दूसरी मुबीन पे आओ फिर वापस शुरू करो, फिर तीसरी मुबीन पे आओ फिर वापस से शुरू करो, फिर चौथी फिर वापस से, पांचवी फिर वापस से, छठी फिर वापस से, सातवीं फिर वापस से। सूरह यासीन का मुबीन टू मुबीन, और यही सूरह यासीन का ओरिजिनल अमल है। ये जो लोगों को बताते नहीं है, ओरिजिनल अमल ये है। उसको उसने आबे ज़मज़म पे दम किया, कहा इसको पिलाओ किसी तरह से। तो एक दफ़ा उसने कहा पढ़ो बस, मुबीन टू मुबीन 1 घंटा ले लेती है, ठीक। उसको पिलाया गया तो उसके कीड़े निकलना बंद हुए, वो बंदा ठीक हो गया। बोला डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास उसकी फुटेज पड़ी है, जितने इतने बड़े बड़े कीड़े थे, करीबन 1.5 इंच के, रिकॉर्डिंग के लिए मैं कह रहा हूँ,
कीड़े उसके जिस्म से निकलते थे, और वो ठीक हो गया, चला गया घर। कुछ अर्से के बाद फिर बीमार होकर आ गया और वही कैफियत थी। तो बोला मैं समझ गया कि वजह भी वही होगी। बोला हमने फिर उस आमिल बाबा को बुलाया, उसने हाथ जोड़कर कहा कि इस गुनाहगार की इस दफ़ा मैं नहीं बचाव करूँगा। अब ये जाने इसका रब जाने। पिछली दफ़ा मैंने इसको कहा और इसको मैंने तनबीह की थी कि अब के ज़नाना करना। अरे वाह समझ। अच्छा, यहाँ एक अजीब सी बात है कि हमारे कुछ मौलाना साहिबान एक अजीब सा फ़लसफ़ा झाड़ते हैं। ये देखो, इंसान के जिस्म और रूह और दिमाग की ज़रूरत है एक पार्टनर। एक जिस्म, रूह और दिमाग, तीनों की ज़रूरत है एक पार्टनर। और पार्टनर से अगर निकाह कर लिया जाए ना, तो इंसान के दिमाग को मजबूत मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है आपका फिजिकल रिलेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका फिजिकल रिलेशन, आप नॉर्मल लेवल पे भी रह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा, मैंने एक मौलाना से पूछा कि मैंने किबला ये जना करते क्यों है, वजह क्या है। अब उन्हें ये भी नहीं पता, बोलते वो इंसान की कैफियत बढ़ जाती है। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, ये बकवासियात ना करें। अब मौलाना एक सबसे बड़ा था, जिस दिन हमारा मौलवी पढ़ा लिखा हो गया ना, अल्लाह की कसम हम कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी ज़रूरत होती है, जिसके अंदर शैतान पला हुआ हो और उसके माहौल में शैतान ज़्यादा हो तो ये जना करेगा। तो मैंने कहा इसका हल क्या है। अब उन्होंने हल बताया, अजीब बताया। यार मसला क्या है कि अब ये सुबह को जाके पूछ लीजिएगा किसी मौलवी से, आपको हल यही बताएगा। कहिएगा कि भाई मुझे मेरा जिस्म, मुझे बड़ा आमा कमज़ोर लफ्ज़ इस्तेमाल करना, मैं रिकॉर्डिंग की वजह से कह रहा हूँ, कि बड़ा तंग करता है कि मुझे पार्टनर चाहिए और मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ। तो आपको हल बताएगा, बेटा रोज़े रखा करो, इबादत किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, जिक्र किया करो, इससे ये कैफियत कम हो जाती है। मैंने सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा कि फिर यार साईं ऐसे कर लो कि कोई आयत बता दो, भूख लगे तो मैं पढ़ लिया करूं और भूख खत्म हो जाए। और एक आयत मुझे प्यास के लिए भी बता दो कि जब प्यास लगे मैं आयत पढ़ लूं, खत्म हो जाए। बोला ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जैसे ये है, इस ज़रूरत की आपने ये बताया, और वैसे ये 3 ज़रूरत है, 2 ज़रूरत है, उनका भी हल बता दीजिए। बोला ये तो नामुमकिन है। मैंने कहा उसका भी हल नामुमकिन है। अगर मुमकिन होता तो मेरा सरकार निकाह के लिए जोर देता ही नहीं, बता देता कि भाई अगर निकाह ना कर सको तो ये आयत पढ़ लेना। कहीं मेरे सरकार ने तो फरमाया नहीं। यहां तक कि मैंने एक ऐसे भी बंदे को देखा जो गुर्बत से तंग था, तंग तरीन साहबी था, आया है सरकार के पास, सरकार गुर्बत से बहुत शदीद तंग हो। ये वाकया मैं रिपीट कर चुका हूं अपने शागिर्दों के लिए, लेकिन लेक्चर की जरूरत है। क्या कहते हैं, जाओ निकाह करो। बोला मैं अपना पेट नहीं पाल सकता, अब मेरी शादी करवा रहे हो। कहा क्या आपने मुझसे हल लिया है, हल आ गया, अब आपकी मर्जी है। वो गया तो सरकार का हुक्म था, निकाह कर लिया। बाद में आया तो उससे ज़्यादा भूखा। बोला पहले तो मैं अकेला भूखा मरता था, अब तो बीवी भी मर रही है। बोला अच्छा ठीक है, दूसरा कर लो। दूसरा आया तो जो थोड़े बहुत कपड़े बचे हुए थे वो भी घिस गए। बोला साईं अब तो सांस लेना मुश्किल है। कोई मसला नहीं, तीसरा कर लो। वो तीसरा कर कर आ गया तो आप समझो वो आया कैसे होगा, भूख से निराश, आगे पड़ा। बोला साईं कुछ नहीं हुआ। बोला चौथा कर लो। वो गया, चौथा भी कर लिया। अब जब वापस आए तो बेहतरीन लिबास में आया। सरकार ने पूछा क्या हुआ, पेट भर खाना खाया। बोला वरना आता था सरकार से खाना ले, खाता भी था, देख कर भी जाता था। इस दफा सूट बूट में आया कुछ अर्से बाद। बोला सही मसला ये था कि मेरी चौथी बीवी थी दर्जन, वो आई, उसने हम मेरी बकाया 3 बीवी को और मुझे दर्जी का काम सिखा दिया। अब हम पूरे इलाके के कपड़े सीते हैं और अमीर तरीन शख्स है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि रिस्क औरत के हाथ में है, औलाद मर्द के हाथ में। आज के सिस्टम में ये उसको उलट कर दिया गया है। आज के सिस्टम में मर्द अगर कमा नहीं पा रहा है तो उसकी गलती है, बीवी अगर अगर औलाद नहीं हो रही है तो वो औरत की गलती है। अब कहाँ जाए भाई। पूरे सिस्टम को आप पूरे माशरे में देख ले, पूरे सिस्टम को उल्टा करके रख दिया गया।
क्यों? यही मौलाना दिमाग। भाई सीधा सीधा उसको कहो कि बाबा इसका कोई हल नहीं है, निकाह जाके कर। क्यों नहीं मत करते मौलाना साहब? क्यों रोज़ों की दावत दे रहे हो? रोज़े कौन रख पाएगा बेचारा? इस दौर में रमज़ान के 30 रोज़े तो रखे नहीं जाते, चले ही ये रोज़े रख कर अपने आप को काबू करने के। हाँ, अजीब बात नहीं है। और भाई बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हो चुकी है इन चीज़ों में। पहले मैं आपको दो चीज़ों से समझाऊं। मर्द के अंदर पैराथाइड होता है गले के अंदर। ये मेरी आवाज़ भारी है और आपकी आवाज़ों में तेज नहीं, ये पैराथाइड की वजह से होता है। ये आपकी ये जो मुच्छें और दाढ़ी निकलती है, ये एक मखसूस किस्म का गिल्डर होता है हमारी गर्दन में। मैं अचानक झटका मार के साइंस की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रूफ करते हुए वापस जाना है। इसको कहते हैं पैराथाइड, और इसका टेस्टेरोन हम कहते हैं, इसके हार्मोन्स का नाम है। ये पैराडाइज टेस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है, जो कि हमारा मर्द होने की पहचान है। आगे ना कह रहे, ये दोनों नाम याद रखना। पैराडाइज ये क्योंकि हमारे गिल्डर होते हैं जिसमें से हमारा टेस्टेरोन हार्मोन्स बनते हैं। अच्छा, इसी तरह लेडीज में एस्ट्रोजन, जो उसके अंदर फीलिंग पैदा करती हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, थोड़ी मेरी ज़बान में प्रोजेस्टेरोन, ये औरत की जिस्म को खूबसूरत बनाता है। ये हार्मोन है औरत के अंदर। दो चीज़ें अल्लाह ने औरत को दी, दो चीज़ें अल्लाह ने मर्द को दी। तो अल्लाह में कम कर देता, कहता था रोज़ा। अच्छा, मैंने उन मौलवी साहब से पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा सही, मैं अगर ये रोज़े रखूं टेस्टेरोन जो है कम हो जाएंगे? बोला ये होता क्या है? ठीक है, टेस्टेरोन होता क्या है? मैंने कहा जब आपको ये नहीं पता तो फिर मुझसे रोज़े क्यों रखवा रहे? आपको मैं हैरत अंगेज बताऊं कि रोज़े में टेस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ये रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ख़ातून के अंदर ख़ातून के हार्मोन्स ताकतवर हो जाते हैं, उसकी खामियां ख़त्म हो जाती हैं। मैंने कहा किबला हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। उसने कहा तू साबित करेगा? मैंने खुदा की कसम साबित करूँगा, रखिए रोज़े। मैंने कहा मौलाना साहब के इतने बच्चे क्यों होते हैं? अरे आप सबसे ज़्यादा तिलावत करते हैं, आपके सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्यों कम नहीं होते भाई? क्यों अवाम को चूतिया बना रहे हो यार, खुदा की कसम। यही चीज़ें तो मुल्कों के हाथ लगती है, जो फिर हमारे मुंह पे मारते हैं, जवाब हम दे रहे होते हैं। भाई मुल्ला सारे रोज में मानता हूँ रोज का इबादत नमाज का मैं, तो बच्चे भी तो ज़्यादा होते हैं। अगर ये इबादत और रियाजत और रोज़ों से ये चीज़ें काबू में आती तो तुम्हारे बच्चे कम होते। अब ये जब दलील मौलाना साहब के मुंह पे लगा ना, तू तो काफिर है यार, मैंने मुंह पे कह दिया। मैंने कहा साईं किबला, मैं साइंस से प्रूफ कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मर्द औरत मर्द हो सकती है? बड़ा नामुमकिन है। मैंने कहा लो कर लो बात, ठीक है। मैंने कहा भाई एक खातून पैदा हुई 1975 में, अभी जिंदा है। ठीक, मैं कह रहा हूँ खातून, बच्ची, लड़की 1975 में पैदा हुई। उसका शुरू से शौक सारे मर्दों वाले थे, कराटे लड़ना, रेसलिंग लड़ना। बाप उसमें से परेशान था। बड़ी हुई बायोलॉजी पढ़ने लगी, ब्लैक बेल्ट है अपने, अभी डॉन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन कराटे फाइटर है मौजूदा दौर में। नाम बताऊंगा, मैं अभी बता दे रहा। अभी उसका नाम है थॉमस स्ट्रेस। उसका पिछला नाम किसी को भी नहीं पता, ना मुझे पता है। मैंने बड़ा सर्च किया, नहीं मिला मुझे। मौजूदा वक्त में उसका थॉमस स्ट्रेस नाम है। ठीक, तो उसने कहा कि नहीं यार, मुझे औरत बनना ही नहीं था, मुझे तो मर्द बनना था। वो बायोलॉजी पढ़ने लगी। तो उसके बाद उसने कुछ साइंटिस्ट से मिलकर अपने आप को मर्द बनाने के लिए तैयार हुई। तो उसने अपने जिस्म के अंदर टेस्टेरोन हार्मोन्स इंजेक्ट करवाना शुरू हुए। आस्ता आस्ता उसकी दाढ़ी निकलना शुरू हुई, मूंछ निकलना शुरू हुई, आवाज़ तब्दील हो गई, मर्दाना आवाज़ हो गई। आ रही है बात, क्लियर हो रही है? ठीक है।
अच्छा, उसके बाद उसने अपने सीने की, क्योंकि औरत और मर्द के जो बैरूनी साख्त है इसमें ये बड़ा फर्क है, इसको उसने सर्जरी करके ख़त्म करवा दिया, अब बन गई पूरी मर्द, बकाया इससे भी मर्द। ठीक, अब उसने शादी की नैन्सी से, नैन्सी से शादी की, भाई 2 साल हो गए औलाद नहीं हो रही, चेकअप करवाया गया, भाई किसमें खराबी है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हमने एक औरत को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। भाई इसका टोटल प्रोसीजर लगा है 8 माह, और कुछ कह रहे हैं 1.5 साल। 2 मुझे मिली थी, एक साइंटिस्ट ने 8 माह लिखा हुआ था, एक ने 1.5 साल, उसने 1.5 साल लिख कर कहा कि कंप्लीट, उधर कंप्लीट लफ्ज नहीं लगा हुआ था। तो ये फर्क है, आप 8 माह या 1.5 साल कुछ भी मान लो। तो चेक किया गया तो जो नैन्सी थी उसकी यूट्रस काम नहीं कर रही, यूट्रस बच्चा दानी। तो थॉमस स्ट्रेस ने सोचा मैं भी तो किसी दौर में औरत थी, यूट्रस तो मेरे पास भी है। उसने क्या किया कि किसी और मर्द के हार्मोन से लेकर अपने आप को इंजेक्ट करवा दिए। पहले टाइम में 3 बच्चों की मां बना या बनी, मैं तो उलझ गया हूं भाई, ये पड़ी हुई है, और पैदा होते ही तीनों बच्चे मर गए। तो उसके साथ हो गई थी वो फंक्शनल प्रॉब्लम हो गया। इसने कहा मैं ना मानूं, अल्लाह में मैं आलिम है, इल्म रखता है या रखती है, अब मैं क्या करूं, रखती के। उसने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा। 2007 में उसने फिर अपने अंदर हार्मोन्स इंजेक्ट करवाए, बेटी पैदा हुई, फिर इंजेक्ट करवाए, फिर बेटा पैदा हुआ, फिर इंजेक्ट करवाए, फिर बेटा पैदा हुआ, 3 बच्चे पैदा हुए, माँ भी खुद बाप भी खुद। अरे बात देखो ये भाई, ये ऐसे है, मैं अब झटका मारकर एक पलटा मारूंगा ना, आपकी हैरानगी हो जाएगी। ठीक है, और ये अता है, ये अगला जो वाकया सुनाऊंगा ये अता है आले मोहम्मद से मेरी, मुझे अभी अभी, वरना मेरे दिमाग में इस लेक्चर के बनाते वक्त नहीं था ये वाकया, ना ये अब अभी आया इस वाकये के दौरान। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसको नैन्सी ने ये, क्योंकि अमीर बंदा था, इतनी बड़ी रिसर्च करके इसने अपने आप को चेंज कर दिखा दिया पूरा मर्द। तो नैन्सी ने इससे तलाक ली। तलाक लेने के बाद इससे पैसे निकलवाने के लिए कहा बच्चे मेरे, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में ये खड़ा हो गया, बोला मैं इन बच्चों का माँ भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ, मैं कैसे दे दूँ भाई। बोला है, बोला हाँ चेक कर लो किसके बच्चे के, डॉक्टर से लिया है, किसने पैदा किए हैं, हार्मोन किसके दे। बोलो नैन्सी तो भांजे, मैं इसको कैसे दे दूँ अपने बच्चे। उसके बाद उसने 2016 में, अच्छा 2012 तक वो 3 बच्चे पैदा कर चुकी थी। अब मैं उलझा हुआ हूँ, चुकी थी मैं, ठीक है। 2016 में उसने फिर शादी की, और मौजूदा वक्त में वो थॉमस स्ट्रेस के नाम से जिंदा है और मौजूद है, और अभी भी वो बायोलॉजी में रिसर्च कर रहा है। यानी कि आप लगा लें 2017-7 से, यानी कि करीबन 1975 से लेकर 2016 तक का ये पूरा प्रोसीजर चला। सियालकोट में इसे कम चला, एक रात के अंदर एक खातून मर्द बन गई। आहा, पंजाब में सोई लड़की थी, उठी मर्द। 7 बहनें थी, बाप मर गया था, कमाने वाला कोई नहीं था, पाका कशी थी, ARY पे न्यूज चली थी। मौला गाजी अब्बास के आलम पर रोई कि कमाने वाला कोई नहीं है, भूखे मर रहे हैं, या तो आप इजाजत दे बेपर्दगी में हम निकलें घर से। या हमारी इज्जत रख। रोते रोते सो गई 7 बच्चियां, सुबह में एक बच्ची मर्द बन गई। पूरा डॉक्टर्स ने चेकअप किया, ओनली 12 घंटे के अंदर औरत मर्द बन गई, मुकम्मिल मर्द।
ये वाक्य मेरे जहन में अभी आया था कि ये लगा इधर, इनके पास कुछ नामुमकिन नहीं है। ये चली थी बाकायदा चैनल्स पर वीडियो। हार्मोन्स के बदले में बड़ा अच्छा ज़ाहिरी बनावट में तब्दीलियां कम हुई थी, यानी कि बकाया चीज़ें, मेरा इशारा समझो, वो तो हो गए थे। सीना उनका अभी था जब उनकी वीडियो बन रही थी, वो मर्द की तरह बात करी, मैं लड़का हूँ, चेक कर लो। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, बोला साहब का मैंने ये रे, चलो मेरी स्कूल की टीचर से पूछो, मेरे महल्ले से पूछो, मेरे माँ से पूछो, मेरे इर्द गिर्द वालों से पूछो। मैं वो लड़की थी, 12 घंटे में मर्द। कमाल नहीं है? इनके बाद मौजे होते रहते हैं भाई। मैं ये कहूँ मौजे इनके पीछे चलते हैं, ये जहाँ चाहे मौजे कर दें। तो साईं जना आपके पूरे वजूद को एक उस तरह चाट लेता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को चाट जाती है। और आज सबसे ज्यादा यही चीज आम हो रही है। अगर आप किसी को कहो निकाह के लिए तो बड़ी शराइत आ जाती हैं, बड़ी बातें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई अल्लाह नहीं है क्या? आप अल्लाह से कहो। हाँ, आप अल्लाह से कहो ना। क्यों नहीं कहते अल्लाह से? रिस्क में तंगी हो, बीवी को बिठाकर प्यार से समझाओ कि भाई इस्तग़फ़ार कर कसरत से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके तशद्दुद और सख्ती करो, मैं क्लियर कह रहा हूं भाई, नरमी से उसको बैठाओ, बोलो कुछ ना कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह कर, तेरे कोई गुनाह है जो मेरे आड़े आ गया। मैं यहाँ कहूँ आला आगा दस्तगैब, ईरान के आलिम, पूरी जिंदगी परहेजगारी में गुजारी, बुढ़ापे में उनके बेटे ने किसी का सर फोड़ दिया ईरान में, पुलिस ने बेटे को अरेस्ट कर लिया। बेटे ने बताया मैं दस्ते गैब का बेटा हूँ। हाथ काम गए क्योंकि उनकी बड़ी ज़बरदस्त शोहरत थी। उन्होंने कहा कि भाई इसको अरेस्ट तो रखो, पहले आगा दस्ते गैब से पूछ लो। आगा दस्ते गैब को फ़ोन किया गया कि सर आपके बेटे ने फला 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 बंदे का सर फोड़ दिया है, अब बतलाइए क्या करना है। आगा दस्ते गैब ने कहा मैं जवाब देता हूँ, फ़ोन रख दिया। इसको यहीं बंधा रहने दो, मैं जवाब देता हूँ। सॉरी, जुमला ये था। बीवी को बुलाया, बोला इधर आ। कहा, बोला सच्ची सच्ची बता कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो मेरी जिल्लत हुई है। बेट दोनों सोचते हैं कौन सा हमसे गुनाह हुआ है। जुमला क्या हो रहा है यार? ये रिकॉर्डेड बात है। ऐसे कई वाक़यात है मेरे ज़हन में, लेकिन मैं लेक्चर का टाइम और ड्यूरेशन को कवर करने के उसमें हूँ। 48 मिनट हो चुके हैं मेरे, मुख्तसर अभी तो पता नहीं बहुत सारा कुछ था। ठीक है। तो उसकी बीवी ने बैठकर सोचना शुरू किया। एक मुत्तकी परहेजगार की बीवी भी परहेजगार थी। आ रही है? सोचना शुरू किया, बोला हाँ एक दफ़ा ये जब मेरे पेट में था, तो बता रही है भाई। बोला अच्छा क्या किया था? बोला मैं आपके लिए अंगूर लेने गई थी, अब अंगूरों में मुझे शक पड़ गया खट्टे हैं या मीठे हैं। मैंने उसके मालिक से पूछे बिना एक कांटा लेकर एक अंगूर पे मार कर थोड़ा सा शीरा उंगली पे लिया था, उसको चाटा था मैंने। यार कितना सा शीरा आया होगा, एक पूरा अंगूर भी नहीं है भाई। आ गए दस्ते गैर, सजदे में गिर गए, या अल्लाह माफ कर दे, मेरी बीवी से और मुझसे गुनाह हो गया। वो बेटा वहां पुलिस में बना हुआ है, ये यहाँ गिड़गिड़ा कर या अल्लाह माफ कर दे, मुझे हो गई खता हो गई। कई रातें रोने के बाद गए हैं पुलिस थाने, तब तो वो थाने में पड़ा रहा। उसको कहा, SHO ने समझा, वो वहाँ के होते हैं अलमदार, उन्होंने कहा कि भाई साईं क्या करना। बोला भाई जो तुम्हारी सजा बनती है वो दोष है, हम अपनी सजा काटेंगे, इसको सजा दो। दस्ते गैब का बेटा, इसका मतलब थोड़ी है किसी का सर फोड़ दे।
साईं आपकी जोजा और आपके, अच्छा यहाँ एक सवाल आ जाता है, एक से ज्यादा जोजा, बोले कौन कहता है कि गलत है? आज हर औरत के दिमाग में हिंदू और ईसाई तस्वुर बिठा दिया गया है। खुदा की कसम भाई, ईमान लाओ, हिंदू कहते हैं कि एक ही बीवी होनी चाहिए, ईसाई कहते हैं भाई होनी चाहिए यार, करना, अगर ये आपकी औकात है, आपके पास है, आप कीजिए। और हमारी औरतों के भी दिमाग में वो पन्ना खन्नास बिठा दिया गया है यार। ये मुझे बोलने, इसका सबसे बड़ी मिसाल, अच्छा अभी एक कत्ल का केस चल रहा है नूरे मुकद्दम का, सफीर की बेटी, मैंने कल के लेक्चर में भी बात की, ठीक है। आपने, इसमें सालों ने कहा कि वो कातिल है, वो कातिल है, वो कातिल है, बड़ा 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 चला, किसी ने हकायत पे नजर नहीं की। मैं कल कह गया, मैंने इसको कह तो दिया, मेरे दिमाग में खटक कर रहेगी नूरे मुकद्दम। अब इस समय पहले कत्ल बताऊं। इसको पहले कपड़ों के बिना छत से फेंका गया, फिर इसके बाल पकड़ के अंदर खींचा गया, फिर इसकी गर्दन काट कर उसके मुंह को निचोड़ा गया, यानी कि पत्थर मार मार के उसका मूरी बिगाड़ दिया गया। ये है इसकी कत्ल की, मैं इससे भयानक हुई, और पूरे जिस्म पे छुरियों के वार किए गए, ये कत्ल हुआ है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं, क्यों? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा है, अजीब अजीब वजह निकाल रहे हैं, अजीब अजीब वजह, अजीब अजीब वजह। मैं अगली वजह जब बताऊंगा ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैं ये रिसर्च करने के दौरान, मुझे एक दोस्त है मेरे, उसने मुझे कहा कि यार ये फिर गंद खाना शुरू होने वाला है, मेरा जैसे मेरी मर्जी वाला। इनायत भाई क्या तैयारी है? तो मैंने कहा रुक जाए यार, पहले मैं पुरानी फुटेज देखूं, कुछ तैयारी क्या कर सकता हूं मैं, अपने शागिर्दों और अपने करीब वाले लोगों को क्या कन्विंस कर सकता हूं। मेरी जिम्मेदारी इतनी है, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि मेरी सोच और फिक्र को आगे बढ़ा देना। लास्ट टाइम एक पंपलेट मैंने कहा था, वो 5 साल की थी, वो 55 साल का था, वो प्ले कार्ड किसने उठाया हुआ था? नूरे मुकद्दम ने। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के अहम तरीन मेंबर थी ये, और ये जिस बंदे के साथ रह रही थी, बिना शादी के रह रही थी। आपने सफीर की बेटी है भाई, आप भी इसकी हिस्ट्री तो चेक करो कि किस गुनाह की सजा मिली है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरे बाप की मर्जी, किसने दिया उसकी मर्जी। उठाकर देख लीजिएगा फुटेज भाई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के पिछले साल की फुटेज जगह जगह नजर आ रही है, यही प्ले कार्ड उठाए हुए। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब चला कर दिखा मैं अपनी मर्जी। वो नहीं छोड़ता भाई, वो मैंने क्या कहा था, जना एक कर्ज है, जाके फिर यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल्स के सारे स्टडी कर लेना, आपको ये चीजें कहा। अच्छा इस बात को कहेंगे भी ऐसा, वो रहती थी, वो थोड़ी ब्राइट माइंडेड थी, वो मैंने इस तरह करके बात आगे करके आगे, उसका कत्ल बड़ा भयानक हुआ, हम नहीं छोड़ेंगे इस कातिल को पकड़ेंगे, यानी कि आपकी तवज्जो उस तरफ जाने ही नहीं देते। कत्ल की वजह क्या? हाँ, गुस्ताखे रसूल थी, गुस्ताखे अल्लाह थी, लानती औरत थी, आपने उड़ा के पूरे मुल्क को हैक किया हुआ है। क्लियर हो रहा है? ये सारे जना है भाई, और जाके मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से नेट खोलिए, सर्च कर लीजिए, ऐसे कि ये अभी सर्च करना शुरू कर देगा। तो ये भाई आपका जना पीछा नहीं छोड़ता, इससे बेहतर है निकाह। और निकाह का आसान तरीका है यार, कोई मुश्किल नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ अपने निकाह पढ़ सकते हैं, उसको सामने बिठा कर कहना है कि भाई मैं अभी निकाह पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा और खुदा की नज़रों में मैं गुनाहगार हो जाऊँ। मैं आपको अपने निकाह में लेता हूँ बहक महर 50 रुपए के, 50 रुपये हाथ में रखने भाई, वो कहे कबूल है, 3 दफ़ा करवा के उसको 50 रुपये दे दो। अब आपको के निकाह में ज़रूरी नहीं आप उसका फिजिकल रिलेशन डीप ले जाओ, उसके बाद वो आपके निकाह में हो गई, आप उसको कहो कि भाई आए ये बात याद रखियो, निकाह हो गया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निगाह में हो गया है निकाह, कोई मुश्किल नहीं है।
अच्छा मुझसे पूछा कुछ ने। अब मैं यहाँ एक देता हूँ, एक फिल्म है पाले खां, इंडियन फिल्म है, पठान मुजाहिद पे बनी, जिसका नाम पाले खान था। उसकी मोहब्बत हो गई थी एक अंग्रेज खातून से, वो थी वो एक बड़े ऑफिसर की बेटी। ये निकाह कर लेते हैं तो पाले खान इसको अपने महल में छोड़ जाता है वापस। कहता है कि तू मेरे साथ कहाँ जंगलों में धक्के खाती रहेगी, तू इधर ही रहे, जब मैं आज़ादी हासिल कर लूँगा तो ले जाऊँगा अपने कबीले में। तो पाले खान को पता चलता है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। भाई तारीख की हकायक में, और ये फिल्म अब तक मौजूद है नेट पे, सर्च करके देख लीजिएगा। तो वो प्रेग्नेंट है तो पाले खान को पता चलता है कि वो बच्चा गिराने के मूड में, क्योंकि अंग्रेजों ने राइट, ये घोड़ा दौड़ाता महल में उतर गया। तो उसने कहा कि भाई अंग्रेजों ने चारों तरफ गन बंदूकड़ियाँ पकड़ी हुई थी। बोला क्यों आया है? बोला हम अपना बीवी लेने आए हैं। जुमला है यार, अगला जुमला बड़ा खतरनाक है। उसने कहा कौन सा बीवी? तो अपनी बीवी की तरफ इशारा किया, यह हमारा बीवी है, हमको दियो। उसने कहा कब निकाह हुआ, कब शादी की? बोला हमने शादी कर ली है। बोला कब, कोई गवाह है? बोला ओए हमारे इस्लाम में घर टूटने का गवाह नहीं होता, घर टूटने का गवाह होता है। भाई जब घर जुड़ रहा है उसके किस गवाह की जरूरत है? मसले तो टूटने पे आते हैं और हमने उठा के गवाह रख लिया। अच्छा यहाँ मुझे एक मौलवी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि अगर ये इस तरह के निकाह की इजाज़त दे दी जाए तो फिर वो बच्चों, मैंने कहा साईं ये शऊर आपको बच्चों में पैदा करना पड़ेगा कि अगर आप निकाह कर रहे हो और उसके बाद कुछ गलत हो गया तो आपको ऑन करना है उसको। मैंने कहा ये हिम्मत और हुर्रियत देनी पड़ेगी आपको कौम को। आपका काम है इनके दिमागों को रोशन करना ताकि वो अपने मसाइल से लड़ सकें कि भाई निकाह आसान है, निकाह कीजिए। ये मेहंदियों के फदन फुदी और ये पता नहीं क्या क्या रस्में पैदा करके बंदा परेशान। ऐसे कपड़े होने चाहिए, बंदा ही परेशान। तो फिर जाहिर है बंदा ज़ना की तरफ ही जाएगा। और इसके नुकसानात में बता चुके हैं, कुछ एक्टर्स के बताए जो मौजूदा है। एक कत्ल जो लेटेस्ट करंट चल रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जाके किसी भी चैनल किसी भी तरफ से रिसर्च कर लो, आपको यही रिजल्ट नजर आएंगे। क्योंकि अब आपके जहन में यह होगा कि ये चीज़ देखनी है। कई वीडियोस ने इस बात को कहा है लेकिन ढके छुपे लफ्जों में। भाई वो उसकी जाफर की बीवी नहीं थी तो उसके साथ क्या कर रही? या तो आप डिक्लेयर करो बीवी थी तो कैसे थी, या तो वो खुद मान ले बंदा कि मेरी बीवी थी। वो भी कह रहा नहीं मेरी बीवी तो नहीं थी, हम जस्ट रिलेशन में थे, जस्ट रिलेशन में थे, मेरा जिसम मेरी मर्जी। गाली की तरह है ये, और ये आपके जहनों में ठूंसी जा रही है। यार बड़ा है मेहरबानी खुद को बचाओ। शैतान ने हर तरफ से जाल, औरतों के दिमाग में भी जाल बिछा दिया गया है कि वो किसी को शोहर तस्लीम करने से पहले ये सारी बातें सोचती हैं। अरे भाई आप ये सोचे कि वो आपकी इज्जत देता हो, आपको मोहब्बत दे रहा हो, आपको खुलूस दे रहा हो और आपको खुशियां दे सकता हो, वो आपका शोहर है। ये कवानीन बांधो यार, और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी का भरपूर ख्याल रखना, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। हरगिज़ उसकी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, उसको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करवाओ। और ये मेरे जितने लेक्चर्स हैं ये पूरे फैक्ट्स पर हैं, पूरे फैक्ट्स पर। एक एक चीज़ में इसलिए तारीख डेट वाइज बताता हूँ ताकि आप कहीं भी कहो तो बहुत जाके रिसर्च कर लो, ये चीज़ें यही है। कल इंशाअल्लाह ताला जो कुरान में यदुल्ला और ऐनुल्लाह और वगैरह वगैरह इन तमाम आयात को सामने रखकर मैं डिस्कस करूँगा। आज भी मेरे कई पॉइंट्स रह गए, चांद की इब्तिदा वगैरह 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 बहुत सारे रह गए। पानी कहाँ से आया, बहुत सारे थे। ये पानी ही है जो कि हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा करता है। ये हम आगे चलेंगे। बस सलाम, दुआओं में याद।